Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are discussing about chapter number 6. हमारा आज चैप्टर नंबर 16 है सॉरी, और ये है हमारा राष्ट्रीय आय का मापन। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और इसको हम किस तरह से निकालते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय आय का मापन, इसकी गणना की विधियां। राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, जब राष्ट्रीय आय को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे निकालें, है ना। तो तीन तरह की विधियां हैं इसके अंदर। एक है उत्पादन विधि, दूसरी है आय विधि और तीसरी है इसके अंदर व्यय विधि। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उत्पादन विधि के आधार पर, जिसका दूसरा नाम है मूल्य संवर्धन विधि भी इसको हम कहते हैं। तो देखिए ये होता क्या है, पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। क्योंकि हमने आय का चक्राकार प्रवाह हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से दो सेक्टर्स होते हैं, उन दो सेक्टर्स के बीच में आय एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, यानी कि परिवार और फर्म, दो हमने इसके घटक पढ़े थे। तो परिवार से फर्म और फर्म से परिवार के पास वो जाती रहती है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए कि जब भी किसी चीज का उत्पादन किया जाता है, उस उत्पादन से फर्म को जितनी भी अर्निंग हुई है, जितना भी उसने प्राप्त किया है, वो सारी की सारी प्राप्तियां वो क्या करता है, अपने उत्पादन के साधनों में वितरित कर देता है। चाहे फर्म को जो भी उसने श्रम है, भूमि है, पूंजी है, साहस है, उन सब में वो सारा वितरित कर देता है। ये उत्पादन के साधन को जो आय प्राप्त होती है, इस आय को वो खर्च कर देते हैं, और खर्च करने के बाद में वो सारी की सारी किसकी इनकम हो जाती है, उत्पादकों की इनकम हो जाती है। इस तरह से ये आय जो है ना पूरे सर्कल के अंदर एक तरह से घूमती रहती है। अब देखिए कि अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कि 100 करोड़ का उत्पादन हुआ, ठीक है। तो 100 करोड़ का उत्पादन हुआ, जो उत्पादन को कैलकुलेट किया गया वो तो क्या हो गया, उत्पादन विधि हो गई। अब उस उत्पादन की जितनी कॉस्ट है ना, उस उत्पादन को बेचा जाएगा, या हम इसको यूं ले लेते हैं कि जो उत्पादन किया गया, उस उत्पादन को करने में उत्पादन के जितने भी साधन काम में आए, उत्पादन में जो जो साधन भी प्रयोग में लिए गए, उन सबको वो पैसा दिया जाएगा, है ना। वो लागत से ही तो उत्पादन बना ना। तो यानी कि वो 100 करोड़ किसके पास चला गया, इनकम के रूप में लोगों के पास चला गया। तो ये आय विधि हो गई। अब जो इनकम, उत्पादन के साधनों को जो इनकम मिली उत्पादन करने के बाद, उस इनकम का वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में। तो वो अपने उस पैसे को व्यय करेंगे, तो वो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। जितना उनके पास आया है 100 करोड़ का ही तो खर्च होगा ना, 100 से 200 करोड़ का तो खर्च नहीं होगा। तो वो 100 करोड़ का पैसा खर्च हो जाता है। 100 करोड़ का पैसा जब खर्च होगा तो ये क्या हो जाएगी, व्यय विधि हो जाएगी। तो इस तरह से एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, उतने ही फैक्टर्स की इनकम होती है और उतना ही एक्सपेंडिचर होता है। ये तीनों चीजें हमेशा बराबर होती हैं। इसी को हम अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि तीनों बराबर होती है। तो देखिए हम आज पढ़ रहे हैं उत्पादन विधि, मूल्य संवर्धन विधि, है ना। उत्पादन विधि की गणना कैसे की जाती है, इसका देखिए। एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की जब भी हम गणना कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स एक बात अच्छी तरह मान लें कि हम इसकी गणना किस आधार पर कर रहे हैं, एक वर्ष के आधार पर कर रहे हैं। तो एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, पहली बात तो थी कि एक वर्ष में उत्पादित हो रही है, दूसरी बात क्या थी इसके अंदर कि अंतिम वस्तुओं व सेवाओं। अंतिम वस्तुएं व सेवाएं क्या है, अंतिम वस्तुएं सेवाएं वे हैं जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के पास उपभोग के लिए आती हैं, या उत्पादक उन वस्तुओं से निवेश करता है, या अंतिम रूप से उत्पादन में वो काम में लेता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक टीवी है, एक फ्रिज है, एक अलमीरा है, या कोई भी चीज जो उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए आ रही है, वो क्या हो गई, अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन एक ट्रैक्टर है या एक कोई एक ऐसा संयंत्र है जैसे आटा चक्की है, तो जो कि उत्पादक उत्पादन करने में काम में ले रहा है, ये उसके लिए भी अंतिम वस्तु है।
तो कोई सी भी अंतिम वस्तु चाहे उत्पादक के लिए हो या उपभोक्ता के लिए हो, केवल उन अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को जोड़ करके ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब इसमें कैसे किया जाता है, इसमें क्या करते हैं हम कि जब भी हम अंतिम वस्तुओं की जो सूची बना ली जाती है, एक जितनी भी अंतिम वस्तुएं जो उपभोक्ताओं के पास या उत्पादकों के पास पहुंची है उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है और उन सबके मूल्यों को जोड़ा जाता है और उस आधार पर हम गणना करते हैं राष्ट्रीय आय की। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं इसको बताती हूँ कि एक जैसे कि इसको कहा जाता है मूल्य संवर्धन विधि। मूल्य संवर्धन विधि इसको क्यों कहा जाता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसान ने 100 रुपए के गेहूं का उत्पादन किया, है ना। ये किसान था, एक है किसान और दूसरा है बेकर। ठीक है, अब इसने क्या करा कि इस किसान ने जो कुल उत्पादन इसने किया ना वो 100 रुपए का किया। मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले रही हूँ। 100 रुपए का इसने उत्पादन कर दिया। अब इसने उत्पादन में जब भी उत्पादन किया तो इसने कुछ भी मध्यवर्ती वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ लेना उसने बीज डाला और उत्पादन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें ये क्या हो गई, मध्यवर्ती। यह है कुल उत्पादन और यहां पर हम बोलेंगे मूल्य संवर्धन, मूल्य वर्धन। जब किसान ने किसी से कुछ नहीं लिया और 100 रुपए का उसने उत्पादन कर लिया तो मूल्य संवर्धन कितने का हुआ, यहाँ पे 100 रुपए का हुआ, है ना। कुछ भी नहीं था और उसने 100 रुपए की कमाई कर ली। ठीक, तो ये क्या हो गया, मूल्य संवर्धन 100 रुपए का हो गया। अब उसने क्या करा, इस 100 रुपए के गेहूं में से इसने 50 रुपए का गेहूं किसको दे दिया, बेकर को। किस रूप में दिया, मध्यवर्ती वस्तु। बेकर ने खरीदा, अपने उपभोग के लिए नहीं खरीदा। बेकर कौन है, बेकरी वाला है। बेकरी वाला क्या करेगा, अपने बिस्किट्स बनाएगा, ब्रेड बनाएगा। तो उसने क्या करा, किसान से 50 रुपए का गेहूं खरीद लिया। तो वो जो गेहूं खरीदा है वो उसके लिए क्या हो गई, मध्यवर्ती वस्तु हो गई, क्योंकि वो उससे और ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करना चाह रहा है। 50 रुपए का उसने मध्यवर्ती वस्तु खरीदी और उससे उसने जो उत्पादन तैयार किया वो किया 200 रुपए का। ठीक है, 200 रुपए का उसका कुल उत्पादन तैयार हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मूल्य संवर्धन कितना हुआ, कितना रुपए उसने मूल्य का संवर्धन किया। तो 50 रुपए, जो कि यहाँ पर मूल्य वृद्धि हो रही थी, 50 रुपए का कच्चा माल खरीदा था। अब और उसने 200 रुपए का उसने माल बेच दिया। 50 रुपए का कच्चा माल था, 200 रुपए का उसने माल बेचा, तो मूल्यों में वृद्धि कितनी हुई, 50 के बाद कितना मूल्य और बढ़ा, 150 रुपए का मूल्य बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी इसकी मूल्यवर्धन विधि के आधार पर जब हम जोड़ते हैं तो किसान ने एक्चुअल में कितना उत्पादन किया, 100 रुपए का उत्पादन किया। बेकर ने एक्चुअल में कितना उत्पादन किया, 150 रुपए का उत्पादन किया। हम बेकर के उत्पादन को 200 काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 50 रुपए का गेहूं किसान वाला शामिल है। तो अगर हमने यहाँ पर भी इस 50 रुपए को काउंट कर लिया तो इस 50 रुपए के गेहूं की गणना 2 बार हो जाएगी। एक बार हमने बेकरी वाले के उसमें कर ली और एक बार हमने किसान के पास से कर ली, इसलिए इसकी दोहरी गणना ये हो जाएगी। दोहरी गणना करने से उत्पादन की सही गणना नहीं हो पाती है। जब किसी वस्तु का मूल्य 2 बार गणना में आ जाता है, 2 बार या 2 से अधिक बार गणना करते समय काम ले लिया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दोहरी गणना कहते हैं। दोहरी गणना से उत्पादन का सही जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हमें क्या करना है, इस दोहरी गणना से बचने के लिए या तो हम मूल्यवर्धन विधि को काम में लें कि वास्तव में उत्पादन में मूल्यवर्धन कितना, मूल्य वृद्धि कितनी की हुई है। तो किसान की मूल्य वृद्धि थी 100 की और बेकर की मूल्य वृद्धि थी 150 रुपए की। तो कुल मूल्य वृद्धि कितनी हो गई, 100 प्लस 150 बराबर 250, यानी कुल उत्पादन कितने का हुआ है, 250 रुपए का उत्पादन हुआ है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि हम अंतिम उत्पाद को भी इसमें शामिल
कर सकते हैं। अंतिम उत्पाद का इसके अंदर है अंतिम उत्पाद का मतलब क्या हो गया कि जैसे किसान है ना, अब अंतिम उत्पाद का मतलब क्या हो गया कि जो उपभोक्ताओं के पास उपभोग के लिए पहुंच रहा है। तो किसान ने 100 रुपए का गेहूं उत्पादित किया था, तो अंतिम उत्पाद के रूप में उपभोक्ताओं के पास कितना रुपए का गेहूं पहुंचा? 50 रुपए का गेहूं। तो इसने क्या करा, मध्यवर्ती वस्तु के रूप में बेकरी वाले को दे दिया। तो जो वास्तव में उपभोक्ताओं के पास अंतिम वस्तु के रूप में पहुंचा, अंतिम वस्तु तो के रूप में कितना पहुंचा? यहां से पहुंचा केवल 50 रुपए का, है ना। किसान ने जो गेहूं उपभोक्ताओं के पास पहुंचाया वो केवल 50 रुपए का था, और बेकरी वाले ने कितने रुपए का माल पहुंचाया? 200 रुपए का पहुंचाया। तो टोटल कितना हो गया? 250। तो दो तरह से हमने गणना कर ली। एक तो मध्यवर्ती के मूल्य के आधार पर मूल्यवर्धन, इसको मैं कहूंगी मूल्यवर्धन विधि के आधार पर हमने गणना करी, और दूसरी हमने गणना करी अंतिम वस्तु के आधार पर। तो इस तरह से हम उत्पादन विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।